ओके सो हाय देयर एंड वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेब कैशे पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो वेब कैशे पॉइजनिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत वेब कैशे के बारे में समझ लेते हैं कि वेब कैशे होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हम उसको पॉइजन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि वेब कैशे मतलब बहुतों को तो ये पता नहीं है कि वेब कैशे होता क्या करके। ठीक है, तो वो उसी में कंफ्यूज होते हैं और उसकी वजह से वो एक्चुअल जो वर्नेबिलिटी है वो उसको समझ नहीं पाते कि वेब कैशे पॉइजनिंग हो कैसे रही है। ठीक है, तो पहले हम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने अभी एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है, जो आप पहले देख लेना कि उसमें हो क्या रहा है। उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी गेट में क्या हो रहा है, सॉरी रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, हमें एक गेट कॉल जा रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस करके, एंड रिस्पॉन्स में कुछ उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अभी बॉडी तो मैंने मेंशन नहीं की है, बस हेडर्स मेंशन किए हैं। ठीक है, तो अभी रिक्वेस्ट वाले बॉडी पे फिर से मतलब रिक्वेस्ट वाले पार्ट पे फिर से ध्यान देते हैं। इसमें देखो गेट में ना हम स्टाइल डॉट सी एस एस करके कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एपीआई रिक्वेस्ट सर्वर पे बार बार कॉल हो रही है तो एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन या ब्राउजर समझ लो। ठीक है, तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर वो बार बार एपीआई कॉल सर्वर को भेजने से अच्छा वो क्या करेगा, सर्वर के कैशे में से वो रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो वो कैसे करता है, वो वही हमें जानना है कि वो कैशे के होता क्या है करके। ठीक है, तो देखो मान लो अभी एक रिक्वेस्ट है जो बार बार सर्वर पे जाने वाली है, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस। एप्लीकेशन के अगर डिज़ाइन को लोड करना है तो ऑब्वियसली स्टाइल डॉट सी एस एस सर्वर पे भेजनी पड़ेगी। हालांकि होता नहीं है, स्टाइल डॉट सी एस एस ये क्लाइंट साइड का पार्ट है, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि अगर वेब एप्लीकेशन का यूआई बार बार लोड करना है तो स्टाइल डॉट सी एस एस ये जो फाइल है बार बार सर्वर से कॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र वो हर बार नई रिक्वेस्ट जनरेट करके सर्वर को भेजने से अच्छा, मतलब सर्वर पे लोड आने से बेटर है, वो क्या करेगा, सर्वर के कैशे से वो रिस्पॉन्स फेच करेगा। अभी सर्वर का कैशे क्या होता है, मान लो एक ही रिक्वेस्ट अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रही है तो सर्वर का एक कैशे होता है जिसके अंदर वो रिस्पॉन्स पड़ा हुआ होता है। अगर रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है तो सर्वर के कैशे में से वो रिस्पॉन्स ब्राउज़र लेके आपको दे देता है। ठीक है, तो वो उसके लिए बार बार सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करता है, सर्वर पे लोड आने नहीं देता। ठीक है, तो वो होता है ब्राउज़र का कैशे, सॉरी सर्वर का कैशे, जिसके अंदर से वो रिस्पॉन्स को लेके आ रहा है। अभी ये चीज़ें वर्क कैसे करती है। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट हो रही है जिसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, तो सर्वर ने पहला उसका रिस्पॉन्स दे दिया कि ये लो, मतलब ये फर्स्ट यूज़र है, उसने फर्स्ट टाइम विजिट किया और उसको ये रिस्पॉन्स मिल गया। तो अभी रिस्पॉन्स के हेडर्स में देखो क्या क्या आपको हेडर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट टाइप, ठीक है वो आपको पता होगा, एच टी टी पी कंटेंट टाइप। सेकेंड थर्ड कौन सा है, कैशे कंट्रोल। ठीक है, कैशे कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है देखो, पब्लिक मैक्सेज। ठीक है, जो 36 200 है, मतलब जो भी वो है वो इसका मतलब होता है 1 आवर। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी दी हुई है, कब एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद ई टैग करके एक हेडर दिया है और उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद एक वेरी करके एक है और उसके अंदर लिखा है एक्सेप्ट इनकोडिंग। ठीक है, तो अभी हमें नोटिस कौन सी, मतलब हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कैशे से होके आ रही है या मतलब नॉर्मल रिक्वेस्ट है जो हर बार उसकी बॉडी चेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएंगी और सर्वर वो रिक्वेस्ट के हिसाब से फिर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मतलब कौन से एड्रेस है जिनको हमें ध्यान पे रखना है। तो पहला एडर हो गया कैशे कंट्रोल। कैशे कंट्रोल में देखो पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक यानी क्या होता है कि सारा कैशे, मतलब सॉरी जो एप्लीकेशन का जितना भी रिस्पॉन्स होता है, मान लो एक रिस्पॉन्स जो सर्वर पे जाके स्टोर हुआ है वो पर्टिकुलर यूज़र के लिए नहीं होगा, वो पूरे ऑल ओवर जितने भी सर्वर के ऊपर यूजर्स होंगे उन सबके लिए वो सेम रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तब वो पब्लिक यूज़ किया जाता है। मैसेज तो टाइमिंग का है तो उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, मैं वो भी बताऊंगा उसका मैसेज का यूज़ क्या होता है कैशे कंट्रोल में। और फिर ई टैग है, तो ई टैग में देखो वहाँ पर वैल्यू दी हुई है ए बी सी डी करके। अभी इसका क्या यूज़ होता है, अभी देखो ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम सर्वर के ऊपर की है तो सर्वर ने उसको एक टोकन टाइप दिया है ई टैग करके। ये ई टैग रिस्पॉन्स में उसने ब्राउजर को भेजा है याद रखने के लिए, अगर फिर से कोई रिक्वेस्ट आती है सेम रिक्वेस्ट तो वो ई टैग वो हेडर है जो अभी वो रिक्वेस्ट में आ जाएगा। तो अगर रिक्वेस्ट के अंदर भी ई टैग करके मतलब सॉरी ई टैग की वैल्यू रहेगी तो फिर ब्राउजर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो सर्वर के ऊपर भेजने से अच्छा वो उसके कैशे में से रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत हो जाना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है, फिर जो वेरी है, वेरी क्या काम करता है, वो एक्सेप्ट इनकोडिंग, जो इनकोड मतलब रिक्वेस्ट में कौन सी टाइप की इनकोडिंग आ रही है वो एक्सेप्ट करने का काम करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट इनकोडिंग कौन सी है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट रिक्वेस्ट हो गया। अभी सेकंड रिक्वेस्ट के पास चलते हैं। अभी देखो सेकंड रिक्वेस्ट में एक नया हेडर ऐड हो चुका है जो है एक्सेप्ट इनकोडिंग gzip। अभी ये एक नया हेडर है, अभी ये नया हेडर क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी में अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो एक ब्राउजर ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया है एक्सेप्ट इनकोडिंग gzip। अब gzip क्यों किया है, क्योंकि देखो रिक्वेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो सेम बॉडी है, सेम जो भी हेडर्स है वो सब सेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक उसने इनकोडिंग करके भेजी है कि सब कुछ सेम है gzip करके, और उसने
भेज दिया सर्वर को फिर से। अब सर्वर ने इस बार क्या नोटिस किया कि रिक्वेस्ट बॉडी सेम है करके, तो मुझे फिर से जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर से जनरेट नहीं करना पड़ेगा, वो मैं कैशे से ही ब्राउज़र को भेज सकता हूँ करके। तो फिर से सर्वर ने क्या किया, इस बार उसने अपने कैशे से रिस्पॉन्स भेज दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जनरेट किया है, वो जाके उसके कैशे में स्टोर हो चुका है। तो अभी उसने क्या किया, उसने अपने कैशे से फिर से रिस्पॉन्स दे दिया। अभी रिस्पॉन्स ठीक है, अभी वो रिस्पॉन्स जो टाइमिंग है ना, वो सेम टाइमिंग पे गया था। जैसे लास्ट वाले रिक्वेस्ट में हमने नोटिस किया था, ये जो कैशे के अंदर यहाँ पर जो मैसेज आप देख रहे हो 3600, तो उसका मतलब क्या है, अभी भी आपका 1 घंटा खत्म हुआ है। मतलब ये जो कैशे वाला पार्ट है कि कैशे में रिस्पॉन्स कब तक स्टोर होगा, वो 1 घंटे के लिए स्टोर होगा। तो वो रिस्पॉन्स का टाइमिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से आपको अभी भी 200 होके आ रहा है करके कि ठीक है, वो विद इन 1 आवर के अंदर फिर से आपकी सेकंड रिक्वेस्ट गई है, तो उसने वो कैशे में से उठा के आपको दे दी 200 होके करके। तो अभी इस बार जो अपने को रिस्पॉन्स आया वो आ गया कैशे में से, ठीक है, सारे टैग देखना सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे थर्ड रिक्वेस्ट को। ओके, सो अभी थर्ड रिक्वेस्ट में देखना, इफ नन मैच करके एक नया हेडर ऐड हो चुका है रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो अभी वो क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट बॉडी को स्टार्टिंग से देखना। हम क्या कर रहे थे, स्टाइल CSS को बार बार कॉल कर रहे थे, ये थर्ड टाइम हमने कॉल किया, ठीक है। फिर अपना होस्ट को जान दो, एक्सेप्ट इनकोडिंग gzip, अभी उसने वो फिर से यूज़ क्यों किया है, क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी अभी भी सेम है, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी अभी भी सेम है। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार उसने इफ नन मैच करके एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया है। क्यों, और उसकी वैल्यू देखना ABCD 1 2 3 करके लिखी हुई है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने फर्स्ट रिक्वेस्ट में कहा था कि जब सर्वर ने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जनरेट किया था, तो उसने रिस्पॉन्स के अंदर एक ई टैग करके हेडर दिया था, टोकन टाइप करके, कि नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट सेम रिक्वेस्ट आती है, तो अगर ये तुम टोकन कैरी करते हो, तो तुम्हें वही कैशे में से रिस्पॉन्स तुमको मिल जाएगा। तो सेम यही हुआ है। अभी हमने जो ये थर्ड रिक्वेस्ट की है, वो टाइम फ्रेम के अंदर की नहीं है, हमने वो आउट ऑफ द टाइम की है। जैसे आपका मान लो 1 घंटा खत्म हो चुका है, अभी 1 घंटे के बाद फिर भी आप यही style.css पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, और सर्वर ने फिर क्या नोटिस किया है कि रिक्वेस्ट बॉडी सारी सेम है, बट आपका सिर्फ टाइम खत्म हो चुका है, टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है। तो बट आप टोकन लेके आ रहे हो करके ABCD 1 2 3, मतलब क्या है, बॉडी सेम है, तो आपको रिस्पॉन्स भी सेम ही चाहिए, तो वो टोकन लेके जा रहे हो। फिर ये टोकन जाएगा कैशे के अंदर, चेक करेगा कि ABCD 1 2 3 करके ई टैग की वैल्यू है क्या कहीं पे, उसको मैच हो गया। तो उसने रिस्पॉन्स में देखो क्या दिया, अभी 20 की जगह दिए 304 नॉट मॉडिफाइड, क्योंकि उसको भी पता है कि रिक्वेस्ट की बॉडी जब चेंज नहीं हुई है, तो जो रिस्पॉन्स की बॉडी है वो भी सेम रहेंगी। तो 304 नॉट मॉडिफाइड करके सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया हमको, ठीक है। उसी के साथ फिर ई टैग और एक्सेप्ट इनपुट बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब चलते फोर्थ रिक्वेस्ट के पास, ठीक है। अभी फोर्थ रिक्वेस्ट में देखना, हमने क्या एक एक्स्ट्रा हेडर ऐड किया है, कौन सा वाला, वो ऊपर वाला नहीं, होस्ट वाला नहीं, नीचे वाला, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट bing.com, ठीक है। अभी मैंने ऐसे लगा दिया वो bing.com, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। अभी इस बार हमने क्या किया है, अभी लास्ट के 3 रिक्वेस्ट में जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो सेम जा रही थी, रिक्वेस्ट हेडर्स जो है, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट हेडर जो भी है, सारा पार्ट सेम जा रहा था, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ, इस बार इसमें चेंज हो चुका है। अभी आपने चेंज कैसे किया, आपने रिक्वेस्ट को तो बॉक्सशूट के थ्रू कैप्चर करके रखा है, और उसके अंदर आपने रिपीटर में जाके सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है, एक्स फॉरवर्डेड पोस्ट, और वो आपने सेंड किया। इस बार जब आपने सेंड किया, तो आपने भी नोटिस किया कि आपने रिक्वेस्ट को बॉडी को चेंज किया है। तो जब रिक्वेस्ट की बॉडी चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो जाएंगी सर्वर के पास, ना कि उसके कैशे में। भले ही वो इफ नन मैच करके लेके जा रहा है वैल्यू, बट जब वो वैल्यू उसके अंदर लेके जाएगा, वो चेक करेगा करके कि जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसमें चेंज हो चुका है, तो वो क्या करेगा, वो नया रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट की बॉडी में इस बार कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है, ठीक है। जाएगा कि वो कैशे में, पहला कैशे में जाके चेक करेगा, और जब उसको पता चलेगा कि नहीं है, तो वो एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब वो रिस्पॉन्स जब नया न्यू रिस्पॉन्स जब जनरेट होगा ना, तो उसको फिर से नई चीज़ें असाइन हो जाएंगी। देखते देखते फिर से रिस्पॉन्स बॉडी में, रिस्पॉन्स के हेडर्स पे ध्यान दो। देखो कैशे कंट्रोल में फिर से पब्लिक मैसेज, फिर से उसको 1 घंटे का टाइम मिल गया। एक्सपायरी देखो, अभी जब पहले वाले रिस्पॉन्स में देखो कितनी थी, 1 मिनट मेरे ख्याल से देखो 728 की थी, अभी उसको मिल चुकी है 828 की, 1 घंटे बाद का अभी एक्सपायर होने वाला है वो, ठीक है। उसी के साथ जो अपना ई टैग है वो हो चुका है अपडेट। पहला वाला जो ई टैग था उसकी वैल्यू क्या थी, ABCD 1 2 3, अब वाले ई टैग की वैल्यू है DEA 4 5 6, ठीक है। वो हो चुका है अपडेट, क्योंकि उसको अभी नया टोकन मिल चुका है। तो अब नेक्स्ट जब भी रिक्वेस्ट होगी, फिर से सेम रिक्वेस्ट बॉडी होगी, तो उसको क्या मिलेगा, फिर से सेम रिक्वेस्ट मिलेगा, और वो रिक्वेस्ट कहाँ से मिले, सॉरी, फिर से सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स उसको कहाँ से मिलेगा, उस बार उसको मिलेगा वो कैशे से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये हो गया वेब कैशे। तो ये वेब का कैशे पूरा ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब ये ब्राउज़र के पास आ गया, ठीक है। अब ये ब्राउज़र से लेके सर्वर के बीच की कम्युनिकेशन था, जो हमने समझ लिया।
अब ये इशू एक्सप्लॉइट कैसे होता है, हम इसको पॉइजन कैसे करते हैं उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। होप सो आपको ये पूरा वेब कैशे का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो अभी वेब कैशे पॉइजनिंग को समझने के लिए मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है। मैंने एक पीयूसी थी, वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर के कुछ मैंने फोटोज निकाल के लिए है, आपको समझाने के लिए कह रहा है। हालांकि ये परफेक्ट वेब कैशे पॉइजनिंग है नहीं, मुझे एक यूट्यूब सही से मिला नहीं कोई वेब कैशे पॉइजनिंग परफेक्ट करके दिखा रहा हो करके। तो मैंने बस ये एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए कि आप कौन सी रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वेब कैशे पॉइजनिंग से वर्नेबल है या नहीं, या वो पूरा जो आप कर रहे हो वो वेब कैशे पॉइजनिंग एक्चुअली है या नहीं, ठीक है। वो बस इतना सा पार्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये कुछ पीओसीस में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बॉडी पे ध्यान देना, मैं अभी क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आप रिक्वेस्ट बॉडी पे ध्यान दो कि रिक्वेस्ट बॉडी में कौन से हेडर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जिसे देखो स्टार्टिंग में गेट जा रहा है, जो एक बबसूट ने रैंडम पैरामीटर जनरेट किया जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, ये एक हो गया। होस्ट होस्ट को छोड़ो, कुकीज़ को भी जाने दो। उसके बाद नीचे देखना यूज़र एजेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज इनकोडिंग, ठीक है, ये भी जाने दो। और लास्ट में देखो इफ़ नन मैच, मिल गया हमको फिर से वही टोकन वाला इफ़ नन मैच जो हमको रिस्पॉन्स से हम उठा रहे थे, ये मिल चुकी है। उसकी वैल्यू क्या है, 167604 जो भी है, ठीक है, जी जिप करके हो गया। अब इतना वाला पार्ट हमने देख लिया रिक्वेस्ट बॉडी। अब देखो फिर रिस्पॉन्स बॉडी में क्या क्या जा रहा है। रिस्पॉन्स बॉडी में जा रहा है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 304 आपने नोटिस किया। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है कैशे से, जिसका एक्सपायरेशन टाइम फ्रेम जो है वो एक्सीड हो चुका है। आप उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट जब कर रहे हो, सेम रिक्वेस्ट बॉडी जब सर्वर के पास जा रही है, तो आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैशे से होके आ रहा है, ठीक है। अभी ये 304 देख के आपने वो आइडिया लगा लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़, ओके, कैशे कंट्रोल में देखो यहाँ पर अभी पब्लिक की जगह प्राइवेट है। तो प्राइवेट क्यों है, देखो देखो ब्राउजर में क्या होता है, जैसे अगर पब्लिक है तो जो सेम कैशे है ना वो सारे यूजर्स को जाएगा। सेम कैशे आप मॉडिफाइड कैशे भी करोगे ना, कैशे को मॉडिफाई भी करोगे ना, तो जो कैशे की वैल्यू है ना वो सबको जाएगी, जितने भी यूजर्स है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर, डिफरेंट सिस्टम, जितने भी यूजर्स है ना अलग अलग स्टेट के, उन सबको वो सेम कैशे की वैल्यू जाएंगी। अभी प्राइवेट में क्या होता है, ब्राउजर क्या करता है, इंडिविजुअली एक सिंगल यूजर के लिए एक अलग सा कैशे स्टोर करता है, ठीक है, उसके लिए वो प्राइवेट यूज करता है। तो अगर मान लो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम के ऊपर इंडिविजुअल यूज़र के लिए एक अलग सा कैशे स्टोर होगा। अगर मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो फायरफॉक्स के यूज़र के लिए एक अलग से कैशे स्टोर होगा सर्वर पे, ना कि वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होगा। उसका इंडिविजुअल कैशे वो सिर्फ खुद ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए प्राइवेट यूज़ किया जाता है। तो प्राइवेट, अगर आपको प्राइवेट दिखता है तो आप आगे एक्सप्लोइट करने मत जाना, क्योंकि वो मिटिगेटेड है, मतलब वो पूरा सिक्योर है, ठीक है। आप अगर एक्सप्लोइट करने भी जाओगे तो सिर्फ सेल्फ हो जाएगा वो, ठीक है, वो थर्ड पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो यहीं पे आपको पता चल गया फिर आगे क्या दिखना, मतलब यहीं पे समझ लो आप यहाँ पर है ही नहीं करके, वेब कैशे है ही नहीं। तो आपके केस में अगर पब्लिक होता है तो ध्यान देना, पब्लिक होगा तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो आगे। प्राइवेट है तो कोई फायदा नहीं, वो इंडिविजुअली हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, इम्पैक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा हेडर। ई टैग वाली वैल्यू देखो, अभी ई टैग वाली वैल्यू है सेम यहाँ पर भी आ रही थी। तो यही ई टैग वाली वैल्यू जो मैंने आपको बोला एक टोकन के जैसे काम करती है। फिर सेकंड कौन सा बैड, वेरी में देखो कुछ कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट इनकोडिंग और कुकीज़ करके हैं, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी जिसके अभी यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है। ये मान लो यूज़र 5 है, फॉर एग्जांपल के लिए जस्ट आइडिया पकड़ लो, यूज़र 5 ने जो सर्वर को बार बार एक ही यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से उसको अभी रिस्पॉन्स सेम आना चालू हो गया, क्योंकि ये जाके वैल्यू कैशे में स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अभी उसने क्या किया, रिक्वेस्ट मतलब यूज़र चेंज कर दिया। मान लो अभी ये यूज़र 8 है, अभी यूज़र 8 ने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की तो उसको क्या है 200, ओके। तो अब उसके लिए फिर से क्या, अभी कैशे जनरेट होगा, मतलब ये रिस्पॉन्स फिर से आके अभी कैशे में स्टोर होगा। उसके बाद फिर से वो अगर सेम रिक्वेस्ट बार बार हिट करता है तो उसको फिर वो कैशे से रिस्पॉन्स होके आ जाएगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये रिस्पॉन्स भी अभी कैशे में आके स्टोर हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर से रिस्पॉन्स के हेडर्स को देखो, फॉर एग्जाम्पल या देखो यहाँ पर भी अभी उसको ई टैग करके एक मिल चुका है, ठीक है। लास्ट देखो उसको भी अभी ये ई टैग मिल चुका है। और इसी के साथ देखिए अभी बाकी चीज़ें तो है नहीं यहाँ पर, फिर भी ई टैग के ऊपर ध्यान दो, मतलब ई टैग मिल गया मतलब उसको मान लो इस रिस्पॉन्स के लिए एक ई टैग मिल चुका है। अभी फिर जब भी यूज़र इस ई टैग के साथ रिक्वेस्ट को हिट करेगा तो उसको ये सेम रिस्पॉन्स तो आना ही है। तो अब बंदे ने क्या किया, यूज़र 8 ने क्या किया, उसने एक नया हेडर डाल दिया, जैसे हमने डाला था एक्स फॉरवर्डर होस्ट करके, उसके अंदर उसने बब कोलैबोरेटर की यूआरएल डाल दी है। अब यूआरएल डाल के उसने वो फिर से सेंड किया है, मतलब ये सेकंड न्यू रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास मॉडिफाइड। तो सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स फिर से 20 ओके, और उसके साथ फिर से उसने ई टैग एक नया दे दिया उस बंदे को कि ठीक है ये लो फिर से एक ई टैग करके। अब क्या हुआ है देखना, अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे को पता चल गया कि ये कैशे में जाके स्टोर हुआ है, जो उसने एक्स फॉरवर्डेड फॉर जो वैल्यू दी थी वो जाके कैशे में स्टोर हो गई होगी ऑब्वियसली। तो उसने देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स में उसने डाल के रखा है, यहाँ पर लास्ट में देखना सर्च बॉक्स में उसने वो सर्च कर रहा है रिस्पॉन्स में वो उसको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसने अभी उसको पता चल गया कि ये जाके कैशे में स्टोर हो चुका है सर्वर के कैशे में। तो उसने अभी फिर से क्या किया,
ये जो यूज़र है ना, यूज़र चेंज कर दिया, अभी उसने यूज़र 4 किया है, अब यूज़र 4 करके उसके रिस्पॉन्स में उसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखने लग गई। अब आप बोलोगे उसको दिख रही है, मतलब ये कैसे से उसको एक्सेस हो रहा है, जो 4th यूज़र है उसको ये किसी 8 यूज़र का जो रिस्पॉन्स था, जो उसने डाला था, एच फॉरवर्डेड फॉर होस्ट की वैल्यू जो डाली थी, वो इसको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो अब ये इसको डिस्प्ले क्यों हो रही है, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न, ठीक है? अगर अभी तक आप समझे नहीं हो, सिंपल सा आंसर है बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये मैंने जैसे बोला था, ये ब्राउज़र से लेके सर्वर के बीच का कनेक्शन है। तो ब्राउज़र हेडर्स आपके ऐड करता है, सेम सर्वर उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे देता है। बंदा, जो भी बंदा है वो जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये बंदा क्या कर रहा है, सेम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो ये जो भी रिक्वेस्ट जा रही है सेम ब्राउज़र से होते हुए जा रही है, राइट? तो अगर जब हेडर सेम ब्राउज़र ने सेम इंडिविजुअल पर्सन के लिए हेडर्स और जो भी है कैशे स्टोर करके रखा है, तो ऑब्वियसली उसके भी कैशे, मतलब जो 8 यूज़र है, 4th यूज़र है, 5th यूज़र है, इन सब की जो कैशे की वैल्यू है, वो सेम एक सेम कैशे में जा रही है सबकी, ठीक है? अलग-अलग कैशे स्टोर नहीं हो रहा है सबके लिए, ठीक है? तो इसकी वजह से इस बंदे को इस रिस्पॉन्स में उसको ये वैल्यू रिफ्लेक्टेड होते हुए मिल रही है। अगर आप कभी ट्राई करोगे ना, तो आप क्या करना, एक यूज़र को क्रोम पे रजिस्टर करना, लॉगिन करना, साइन इन करना, जो भी है, तो वो उसके ऊपर ट्राई करना और एक को फायरफॉक्स के ऊपर ट्राई करना। फायरफॉक्स से आप रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके जो भी आप ऐसे चीज़ें ट्राई कर सकते हो। फिर ना ये रिक्वेस्ट को कॉपी एज़ अ यूआरएल करना और वो जाके आप क्रोम वाले ब्राउज़र पे पेस्ट कर देना, और वहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसे व्यू पेज सोर्स करके आपको ऐसा अगर रिफ्लेक्ट में दिख रहा है, तो आपका वो एक्सप्लॉइटेड है, ठीक है? आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। बट इस बंदे ने कैसे किया है, ये सेम रिक्वेस्ट उसने फायरफॉक्स से पकड़ी है और वहीं पे वो यूज़र चेंज कर रहा है। तो एक सिंगल यूज़र को जो कैशे असाइन हुआ है, वो उसने क्या किया, उस मल्टीपल यूज़र्स की वैल्यू वो सिंगल कैशे में स्टोर कर रहा है और वो वहीं से फैच हो रही है वैल्यू। इसकी वजह से वो यहाँ पर हाइलाइट हुआ है। आप अब किस में ऐसा ट्राई करना, क्रोम और फायरफॉक्स का यूज़ करना, तो आप बोल सकते हो वो वेब कैशे पॉइज़निंग से वल्नरेबल है, ठीक है? तो यही तक था वीडियो, होप सो आपको समझा होगा, जो मैं समझाना चाहता था। बहुत ज़्यादा टाइम और वीडियो भी लेंथी हो चुकी है। आप रिपीट देख लेना एक बार फिर से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।